दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने समाज की एक ऐसी व्यवस्था के लिए चर्चा करने आया हूं, जहां पर समाज को बांटने का प्रयास देश की सारी राजनीतिक पार्टियां लगभग कर रही हैं। कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश को हिंदू मुसलमान में बांटा, एक देश में दो विधान, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग, इस देश में किस प्रकार से धारा 370 और 35A लगा करके कश्मीर को एक अलग प्रकार का दर्जा दिया गया, ये सब नेहरू की कमजोरियां थीं या कांग्रेस की कमजोरियां थीं। पार्टी अंततोगत्वा एक सामूहिक संगठन तो मान लिया जाता है, परंतु मूल रूप से अगर देखें तो उसमें किसी एक व्यक्ति का विचार ही चलता है प्रायः। परंतु पार्टी का अर्थ यही होता है कि सबके विचारों को समाहित करके चला जाए। हमारे देश में शुरू में एक संविधान सभा बनी, जिनके विचारों से संविधान बनाया गया। संविधान में कुछ जो पिछड़ा तबका था, जिनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया था, उनके विकास के लिए अलग से प्रावधान किए गए और उसमें एग्जाम्पल के रूप में कुछ जातियों का नाम कोट किया गया। उन जातियों का नाम नहीं कोट किया गया, उन जातियों जैसी स्थिति जिनकी थी, चाहे वो चमारों जैसी हो, चाहे वो अहीरों जैसी हो, चाहे वो कुर्मी जैसी हो, चाहे ग्वालों जैसी हो, जैसी भी हो, उस जाति जैसी। लेकिन इन राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने कम से कम उसको इस तरीके का जामा पहना दिया कि उसको उस जाति के प्रति आरक्षण दे दिया गया। यहाँ इस देश में हर जाति में कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनको उत्थान और उठाए जाने की जरूरत है। जैसे कि एक परिभाषा दे दी जाती है कि अगर घर में एक गिलास दूध है तो जो बच्चा बीमार है प्रायः उसको दिया जाता है, लेकिन कब तक, जब वो स्वस्थ हो गया तो फिर उसके बाद फिर दोनों को आधा आधा गिलास मिलना शुरू हो जाएगा, या 4 बच्चे हैं तो चारों में फिर बराबर बराबर बंट जाएगा। इसी प्रकार से रोग की स्थिति एक अलग है और समाज की स्थिति अलग है। रोग का अर्थ सीधा संबंध जीवन और प्राण से होता है, उसमें प्राण खोने का भय है, वहां वो व्यवस्था दे दी गई। लेकिन यह स्थिति किसी भी प्रकार से आरक्षण जैसी व्यवस्था को लागू करने के लिए अनुमति नहीं देती। हमारे देश में सभी जानते हैं कि आरक्षण से देश में लोगों की क्वालिटी घट रही है। जितने सरकारी पदों पर आरक्षण के द्वारा लोग जा रहे हैं, उनके ज्ञान का स्तर नीचा है और वो किसी प्रकार से देश के विकास में बाधक है। यह अगर पोषण की राजनीति इस देश में चलती रही तो इस देश का विनाश भी निश्चित है, सभी जान रहे हैं। आरक्षण के लिए दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी व्यक्तिगत दिल्ली में घोंडा विधानसभा, जो एक ब्राह्मण बहुल सीट है, वहाँ से मैं आरक्षण के खिलाफ चुनाव लड़ा कि इस आरक्षण की कुरीति को, ईश्वर साक्षी है, मिटाने के लिए मैं चुनाव लड़ा था। मैंने कभी यह अभिलाषा नहीं की कि मेरे पास हाथी घोड़े होंगे, बंगले होंगे, कार कोठियाँ होंगी। मैंने इस अभिलाषा से बिल्कुल कभी भी अपने को दूर रखा। मैं सिर्फ राष्ट्र हित और समाज हित का चिंतन करता हूँ। आज समाज हित के लिए ही मैं अनेकों बार YouTube पर आप लोगों के सामने आता हूँ, अनेकों जगह पर बोला है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा फलाना नंबर है, फलाने नंबर पर आर्थिक सहयोग कीजिए। मैं कहता बिल्कुल आर्थिक सहयोग की मुझे जरूरत नहीं है। कम से कम अरे, मैं गिलहरी की तरीके से रेत का एक कण भी अगर इस समुद्र में डालूं, बेशक उससे पुल बने या ना बने, अगर मेरे जैसे लोग और आप जैसे लोग इस प्रकार का संकल्प लेकर के मेरे मित्रों खड़े हो जाएंगे तो इस देश का बिल्कुल स्वरूप बदल जाएगा। आज जिस प्रकार से राजनीतिक दल भाजपा का विरोध करते करते राष्ट्र विरोध पे उतर आए हैं, इस प्रकार के राजनीतिक दलों का समूल विनाश करना भी आपका एक दायित्व बनता है। और मैं आपको बता दूं, इस देश में आरक्षण तो डाल ही दिया गया है संविधान बनाते समय ही। अब उसको खत्म करने का एक ही तरीका है। बीजेपी हालांकि स्नेह स्नेह प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान के लिए जो अलग अलग नियम बनाए गए उनको खत्म किया जाए। सभी जातियों के लिए आरक्षण 25-25% कर दीजिए, बराबर, मामला खत्म।
हिंदुओं का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अंग्रेजों ने इस देश को बांटने के लिए जो षड्यंत्र रचा, जो प्रयास किया, वह समाप्त हो जाएगा। आरक्षण सबको दे दीजिए, मेरा बीजेपी वालों से निवेदन है, क्योंकि आज सत्ता में वही हैं। दूसरे लोग शायद इस बात को समझेंगे भी नहीं। मेरी अगर बात पहुंचती हो, समाज के लोगों तक पहुंचती हो, अगर मेरे विचार उचित लगते हों, तो मेरा यह कहना है, आप लोग इस पर कमेंट भी दे सकते हैं, मेरा यह कहना है कि 25% आरक्षण सबको दे दीजिए। क्यों छीनते हैं? अपने आप यह आरक्षण प्रभावहीन हो जाएगा। आरक्षण अगर किसी को बढ़ाता है, किसी को घटाता है, तब तो यह कुरीति है। अगर यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू के सारे वर्गों में बराबर तरीके से कर दिया जाए 25-25%, तो यह आरक्षण का दुष्प्रभाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। और विकास करेंगे तो सभी एक साथ विकास करेंगे, और यह एक इसका आसान हल निकल सकता है। मेरे अन्य विचारक मित्र जो इन विचारों को सुनते हों, इस पर कमेंट करें, अपना नाम दें, अपना फ़ोन नंबर दें, ताकि मैं उनसे भी डिस्कशन कर सकूं, उनसे भी इस मुद्दे पर मैं डिस्कस कर सकूं, इसका कोई हल निकालने के लिए। ये ज़रूर है कि जैसे पहले गोलमेज सभाएं होती थीं, भारत को आज़ाद कराने के लिए कुछ लोगों के विचार एकत्रित होते थे, ऐसे ही समाज के कुछ विचारक लोग निकल करके आएंगे, विचार एकत्रित होंगे, उन विचारों पर मंथन किया जाएगा, तो उससे एक और भी सुंदर और सुनियोजित मार्ग निकल सकता है। और इस आरक्षण को समाप्त करने के लिए मेरे मित्रों, जितने भी लोग इस कुरीति का देश में दुष्परिणाम देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि उन लोगों को यूट्यूब पर, उन लोगों को कहीं न कहीं समाज के बीच में आना चाहिए। मैंने ये सोचा है कि मैं स्कूल वालों से बात करके कम से कम 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को एकत्र करके 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी स्कूल की तरफ से समय मुझे दिया जाएगा, मैं अपने इन बच्चों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे देश के जो पौध तैयार हो रही है, ये कम से कम इस कुरीति से अपने आप को बचा ले जाए, विकास की तरफ बढ़ें और आपस में बंट करके ना रहें। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज़ों ने हमारे देश में लागू की थी, और कांग्रेस ने उसी का पोषण करते हुए इस देश को बांटा। और आज भी अगर भाजपा इस देश को एकजुट करना चाह रही है, तो ये लोग राष्ट्रद्रोह में कभी चीन के साथ पैसा लेते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ की वजह से, उसके सहयोग से पैसा लेते हैं, और तमाम NGO इस देश में ऐसे चल रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी कार्यों में अपना धन लगा रहे हैं। देश के अंदर धर्मांतरण कराया जा रहा है, लोगों को, किसी को ईसाई बनाया जा रहा है, किसी को मुसलमान बनाया जा रहा है, किसी को कुछ बनाया जा रहा है, किसी कुछ बनाया जा रहा है। यह धर्मांतरण की प्रथा रुकनी चाहिए। क्यों? कि धर्म एक हमारी आस्था का बिंदु है। हम अगर ब्राह्मण हैं तो हमारी एक पहचान है, हम अगर क्षत्रिय हैं तो हमारी एक पहचान है, हम वैश्य हैं तो हमारी एक पहचान है। इसके लिए व्यवस्था क्या बनाई गई? विवाह भी क्यों इस तरीके से अंतर्जातीय विवाहों का हमारे यहाँ विरोध किया गया? कारण क्या है? तो उसका कारण यह है कि अगर गधे का और घोड़े का क्रॉस करा दिया जाएगा तो खच्चर पैदा हो जाएंगे, गधों की तरक्की तो हो जाएगी, लेकिन घोड़े की प्रजाति इस देश से नष्ट हो जाएगी। इसलिए सजातीय विवाह तो चलना बहुत जरूरी है, और शिक्षा, राष्ट्रहित में चिंतन, इन चीज़ों से हमारा मूल विकास होता है। मैंने अनेक बार कहा है कि इस देश में प्राइवेट स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं। कारण क्या है? कि वहाँ मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। अगर इसी मेहनत से सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाएं तो सरकार सारी सुविधाएं देती है, वो स्कूल भी अच्छा पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस देश से सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर देना एक बहुत बड़े विकास का मार्ग निकाल देगा, जैसा मैं सोचता हूँ। सरकारी नौकरियां जब खत्म हो जाएंगी, प्राइवेट वाले जब डंडा लेकर के पीठ पर काम कराएंगे, तभी इस देश के लोग काम करेंगे। क्योंकि इस देश में हरामखोरी, घूसखोरी, व्यभिचार और अनाचार तरीके से धन कमाने की एक प्रवृत्ति लोगों में उत्पन्न हो गई है। लोगों का यह सोचना है कि कमाए हुए धन से आदमी का विकास होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कारों के विकास से हमारा विकास होता है। ऋषि मुनि समाज को छोड़ करके निकल जाते थे, शायद वो हमारे ही तरीके से कुछ उसमें दीवानापन आता होगा, जैसा मैं आज सोचता हूँ कि परिवार को छोड़ करके मैं स्कूलों में जा करके, समाज में जा करके, किसी बाज़ार में जा करके समाज को इस प्रकार की चीज़ों की चिंतन करूँ। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ एक बहुत बड़ा अभियान है, बहुत अच्छा है, सुंदर है,
लेकिन क्या बेटी के विवाह करने के लिए कहीं पर बोला गया है क्या कि 27 वर्ष, 30 वर्ष, 32 वर्ष कर ले? मैं इन सारी चीज़ों का विरोध करता हूँ। 21 वर्ष सरकार ने कर दिया, आप 21 वर्ष में शादी कर दीजिए। भाई 5 वर्ष में आपने स्कूल भेजना शुरू किया, 17 वर्ष में इंटर हो जाएगा, 19 वर्ष में 20 वर्ष में उसका ग्रेजुएशन हो जाएगा और वहीं से बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की जा सकती हैं, बड़े बड़े पदों पर पहुंचा जा सकता है, बशर्ते आप जितने वर्ष पढ़ रहे हैं उतने वर्षों तक ज्ञान अर्जन करने के उद्देश्य से पढ़ें, न कि डिग्री हासिल करने के उद्देश्य से। ज्ञान अर्जन जब तक आप में नहीं होगा तब तक आपका विकास नहीं होगा। और इस प्रकार से उम्र गंवा करके जो बेटियों की शादी की जा रही है, कुछ बेटी वाले तो ऐसे आते हैं कि मेरी बेटी नौकरी ही करेगी, मेरी बेटी ये काम करेगी, मेरी बेटी ये काम करेगी, मेरी ये अभिलाषा है, मेरी बेटी को शहर में ही रहना है। भाई मान लीजिए शहर में आपने उसी शहर में शादी कर दी और उसका मकान भी है, सारी संपत्ति वहाँ पर है और किसी वजह से वो सेटल हो जाता है जाकर के बेंगलोर, तो नोएडा में आपका शादी करने का क्या अर्थ रहा? या बेंगलोर में आपने सेटलमेंट किया हुआ आकर के कल को नोएडा में सेटल हो जाता है, तो आप ये अपने जो पूर्वाग्रह है अपने लड़की के भविष्य के बारे में सारी परिकल्पना अपने ऊपर ना रख करके उस परिवार के ऊपर छोड़ दें जिस परिवार में आप रिश्ता करने जा रहे हैं। वो लोग अपने हिसाब से संचालन करेंगे। बेटी के घर में शादी के बाद किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप माता पिता का उचित नहीं होता है। ये गार्जियन ध्यान दें, इन चीज़ों से हमारा समाज बिगड़ रहा है और धीरे धीरे ये प्रयास करें कि बेटियों की शादी 21 वर्ष की उम्र में अवश्य कर लें। एक कच्चे बांस को आप जब ससुराल भेजेंगे तो उससे वो लोग डलिया, डोलची, टोकरी, कुर्सी, मेज जो बनाना चाहेंगे बना लेंगे। क्यों? कि मूसर का धनुष नहीं बनता है, पकी हुई लकड़ी झुकती नहीं है। ऐसे ही उम्र एक चीज है। क्यों लोग कहते हैं कि शिक्षा की उम्र 27 वर्ष तक है अधिकतम, लेकिन शुरू में 5 वर्ष तक बच्चे अपनी आवश्यकता की 95% चीज़ें सीख जाते हैं। मनुष्य के जीवन में जितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी 95% लर्निंग जो है वो 5 इयर्स की एज तक हो जाती है। बाकी हम लोग किताबों को पढ़ते हैं जो हमारे जीवन में ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं होती हैं। अंग्रेजी का ज्ञान, हिंदी के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान का हो जाना, क्या विज्ञान का बहुत ज़्यादा ज्ञाता हो जाना हमारे समाज को कोई दिशा देता है? समाज को दिशा देना एक सामाजिक चिंतन दे सकता है समाज को दिशा। ये सब टूल्स हैं। विज्ञान एक तीर की तरीके से हो सकता है, विज्ञान एक धनुष की तरीके से हो सकता है, परंतु एक मनुष्य जो उसको किस तरीके से उपयोग में लाएगा, इस चीज़ का ज्ञान हमें समाज शास्त्र देता है। हमारा इतिहास, हमारा भूगोल, पूरे विश्व का पर्यावरण आदि विषयों पर चिंतन करने से इन टूल्स को इस्तेमाल करने की सही काबिलियत हमारे में आती है। आप जैसा सुनते हैं कि पाकिस्तान एटम बम बोलता है, बार बार छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज पाकिस्तान बर्बाद है, वहाँ 350 रुपये लीटर पेट्रोल और वहाँ 90 रुपये से ऊपर महंगा किलो आटा मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति, उसने एटम बम बनाने में अपना पूरा विकास का समय खो दिया, अपना सारी सुख संपदा लगा दी। उग्रवादियों को भारत में भेजने में उसने अपनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर कर ली। आज वो बिकने को तैयार है, उसके तमाम पोर्ट और तमाम चीज़ें चीन खरीदने को तैयार है। तो आप अपने विकास का सोचें, दूसरे को गिराने का न सोचें। किसी की टांग खींचने के बजाय किसी का हाथ पकड़ करके ऊपर खींचने का प्रयास करें। जीवन में स्वयं बढ़े, दूसरों को बढ़ाएं, अच्छे विचारों को, राष्ट्रहित की बातों को करें, सुने, मनन करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों, यह देश जब तक जाति और धर्म में बटा रहेगा, कोई भी देश, मैं सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, वह विकसित नहीं हो पाएगा। क्योंकि बट जाने का मतलब शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाना, शक्तियों का एकजुट होकर के एक लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता का समाप्त हो जाना। इस प्रकार से आप लोगों को किसी भी प्रकार से प्रयास करना है कि जाति धर्म कैसे नष्ट हो। वैसे तो यह नष्ट होना लगभग नामुमकिन है। एक मेरा विचार है कि सभी वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मैंने जिस प्रकार से बोला है कि स्कूल एक दे दीजिए, जिले का प्राइवेट स्कूल, स्कूल की बिल्डिंग होती है, सब कुछ स्कूल में होता है, वहाँ कॉपी किताबें आती हैं, स्कूल में मिड डे मील भी मिलता है, सारी सुविधाएं सरकार दे, टीचर्स प्राइवेट कर दे,
10-15 हज़ार की सैलरी में अच्छे अच्छे टीचर मिल जाएंगे जो गला फाड़ के पढ़ाएंगे। 4 घंटे का ही तो काम होता है। इतनी ऊंची सैलरी 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे प्रोफेसर हायर कर सकती हैं जो कि टेम्परेरी तौर पे आकर के कुछ समय के लिए पढ़ा सकते हैं। तो ये भारी भरकम जो अर्थव्यवस्था का बोझ हमारे संस्थानों पर पड़ रहा है, हमारे राष्ट्र के ऊपर पड़ रहा है, ये कम से कम होगा और वो देश के अन्य विकास के कार्यों में लगाया जा सकेगा और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। मैं चाहूँगा कि सरकार तक अगर ये हमारी बातें पहुँचें तो सरकारी नौकरियों को यथाशीघ्र खत्म किया जाए। सरकारी नौकरियों में जो आवश्यक है वही रखा जाए। आज पुलिस भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई है। पुलिस ये माना जाता है कि समाज के संरक्षण और सुरक्षा का एक विभाग है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये हर स्तर पर गुंडे बदमाशों से मिले हुए हैं, एक शरीफ आदमी को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर धाराएं लगा देते हैं। ये इनका काम है। समाज के प्रभावशाली आदमियों के विरोध में कोई बोल दिया, उसके ऊपर पुलिस हमसज होकर के कई धाराएं समाज के लोग लगवा देते हैं और पुलिस ऐसा कर देती है। ऐसा मैं अभी भुक्तभोगी हूँ। तो जुडिशरी में बैठे लोग अपने समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, पूरे 8 घंटे काम नहीं कर रहे हैं। ये गर्मियों की छुट्टियाँ, ये जाड़ों की छुट्टियाँ, अंग्रेज लोग जाड़ों की छुट्टियों में तब जाते थे जब यहाँ गर्मी पड़ती थी, तो वो ग्रीष्म ऋतु में छुट्टी कर लेते थे। यहाँ जब एसी का वातावरण है, आप इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो जुडिशरी को, पूरे जजेस को ये मेहनत से काम करना चाहिए ताकि पेंडिंग केसेस ख़त्म हो। लोग कहते हैं डिलेड जस्टिस इज अनजस्टिस। अगर देर से किसी को न्याय मिलता है तो वो भी एक अन्याय है। तो तमाम क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे हमारा न्यायपालिका हो। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये पेंशन जो एमएलएज, एमपीज और पार्षदों को 3 त्रिस्तरीय पेंशन दी जाती है, ये खत्म की जाए। इनके आमदनी पर कोई टैक्स नहीं होता, इन पर टैक्स लगाया जाए। जैसे अन्य लोग अपने आमदनी पर टैक्स देते हैं, ये लोग भी अपनी आमदनी पर टैक्स दें। और समाज में एक ऐसा वातावरण बने कि राष्ट्र के हित के लिए कुछ टैक्स का पैसा खर्च हो। एक ऐसा वर्ग जिसको कि पार्लियामेंट में 2 रुपए में 5 स्टार होटल का खाना मिलता है, आखिर क्यों बाकी खर्चा समाज के ऊपर जाता है, हमारे टैक्स पेयर्स के ऊपर जाता है, देश की जनता के ऊपर जाता है? ऐसा क्यों? अगर उनको जिस स्तर का खाना खिलाया जा रहा है उस स्तर का पैसा उनसे चार्ज किया जाए। ये लोग बहुत मोटी रकम काट रहे हैं। और ये एमएलएज, एमपीज के ऊपर टैक्स लगाया जाए। एमएलएज, एमपीज की ये ड्यूटी निर्धारित की जाए कि एक एमएलए अपने 5 वर्ष के दौरान अगर एक वर्ष में 5 स्कूलों का उत्थान कर देता है, तरीके से कर देता है, तो 5 वर्षों में 25 स्कूलों का कायाकल्प कर सकता है। तो ये करें ताकि रिजल्ट दिखाई दे, जनता अगली बार उनको चुने। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जनता अगली बार उनको डिस्कार्ड कर दे। ऐसे ही एक एमपी है, अगर अपने क्षेत्र में प्रभावशाली परिवर्तन जमीन पर नहीं दिखा पाता है, भाई इतने पैसे तुमको मिलते हैं जन सुविधा के कार्य करने के लिए, एमएलए फंड अलग होता है, एमपी फंड अलग होता है, समाज में कुछ दिखता नहीं है। आखिर ये घोर अनाचार किस प्रकार से हो रहा है? इसके ऊपर अंकुश लगने की जरूरत है या नहीं जरूरत है? हम वोटर्स को इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन एक मूल धारा है, इस देश के समाज को मत बांटिए। आप लोग राजनीति इस प्रकार की मत कीजिए। मेरा निवेदन है, समाज के लोग इस पर मेरा सहयोग करें। आर्थिक सहयोग नहीं, मानसिक सहयोग। इन विचारों को अधिक से अधिक आप यूट्यूब पर जिस तरीके से भी समाज में जहाँ बैठते हैं, इन विचारों को बढ़ाइए। और आरक्षण को समाप्त करने का सबसे आसान तरीका है 25% हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब में बांट दिया जाए ताकि बात ही खत्म हो जाए। दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। कहने को तो बहुत कुछ है, अनेकों विषय हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैं उन पर चर्चा करूँगा तो आप लोगों के लिए ये रोचक भी नहीं रहेगा और किसी प्रकार से इतनी लंबी वीडियो बन जाएगी कि मैं शायद आप लोगों की घृणा और उपेक्षा का पात्र बन जाऊं। इसलिए दोस्तों, यहीं पर प्रणाम करते हुए, आप लोगों से सहयोग की कामना करते हुए, मेरे विचारों को सुने, मेरे चिंतन को सुने। ये बातें अगर अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक कीजिए, इस पर अपने कमेंट्स दीजिए
और अगर आपको हमारी बातें ठीक लगती हैं किसी प्रकार से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा करके या सब्सक्राइब करके आप हमारे जो आने वाले वीडियोज़ हैं इनको देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ और जय हिंद, जय भारत के उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम और आप लोगों को नमन। दोस्तों, जय भारत।